डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और सम्मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुँच सकते हैं। वहाँ रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडरी जी, सीधे समस्तीपुर से, जहां वो अभी अभी प्रधानमंत्री जी की रैली अटेंड कर रहे थे। और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी, तो बाबा रामदास जी अभी बिहार का दौरा करके आए हैं, तो बिल्कुल बिहार इलेक्शन के ऊपर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले हम धीरेन्द्र जी से ले लेते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट इनका कि साहब, आप समस्तीपुर में थे, आपने रैली में क्या देखा, क्या पाया, कैसा उत्साह था, इत्यादि इत्यादि। रैली का क्या निष्कर्ष है? हाँ, नमस्कार संजय जी। मैं माफ कीजिएगा, मैं दर्शकों से माफी मांगता हूँ क्योंकि स्विच किया है मैंने लैपटॉप में, इसलिए एक फ्रेम गया। दरअसल अभी लौटे हैं और जो रास्ते में अभी पहुंचना है पटना, थोड़ी देर बाद हम पटना में होंगे, लेकिन आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता फ्रंट मिल गया, तो हमने कहा यहीं से बातचीत होनी चाहिए। दरअसल आज एक संजय जी, ये इलेक्शन पिछले कुछ इलेक्शन से एकदम अलग दिख रहा है। आपने देखा होगा कि जो शुरुआत हुई थी, तो जिस समय चुनाव की चर्चा शुरू हुई उस वक्त हम लोगों ने एक ऐसे ग्रुप महागठबंधन को देखा कि जो एक जिसका टेम्पो चुनाव में उठता हुआ दिखा। लेकिन जब आप यहाँ आ गए तो आपको लगता है कि जैसे चुनाव से एकदम अपने आप को साइलेंट मोड में ले गए हो, एकदम बिल्कुल आपको नहीं लगेगा। और आज चूंकि मैं जब अलग अलग पार्टी कार्यालयों पे गया, बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि कल मैंने अलग अलग पार्टी कार्यालयों पर जाकर उनको चेक करने की कोशिश की, क्योंकि होता क्या है कि पार्टी के कार्यालयों से ये पता चल सकता है कि भाई आखिर पार्टी का मूड क्या है, पार्टी एजेंडा क्या ले रही है और पार्टी किस तरह से अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहती है। तो तीनों चारों में आपको दिखेगा कि एक लालटेन थी जिसको आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो मैंने कल मेरे लाइव में मेरे दरअसल उसमें मैंने बोला कि लालटेन जब मैं पहुंचा, बड़ी सुंदर लालटेन उन्होंने बनाई, 10 फीट की लालटेन होगी वो, उसका उद्घाटन लालू जी ने किया था। लेकिन वो लालटेन दिन में भी जल रही थी। तो मैंने सिर्फ यही कहा था, मैंने कहा भाई लालटेन जो है जल जरूर रही है, लेकिन इससे किसी को रोशनी मिलेगी नहीं मिलेगी ये देखने की बात है, क्योंकि लोगों को तो जरूरत नहीं है। आपने अपनी लालटेन जला दी वो तो अच्छी बात है, लेकिन रोशनी की दिन में किसी को जरूरत नहीं है और रात में कोई आ नहीं रहा है। तो जो उसकी आज प्रधानमंत्री मोदी भी यही कह रहे थे कि भाई आप जरा फोन जला के दिखाओ, किसको जरूरत है। तो वो एक टेम्पो बन रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रतीकों में बात कर रहे थे, लेकिन सीधे तौर पर अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी की आज की रैली अगर मैं देखूं, तो जो बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक है और जिस मामले में बिहार पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है संजय जी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। वो बड़ा जिस बिहार को हम वाकई ये देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर बिल्कुल नीचे बैठे हुए देखते हैं, उसी बिहार की एक कहानी इस पूरे देश को रास्ता दिखा रही है। वो है महिलाओं का वोट बैंक। आप ये देखिए, जीविका के नाम पर तेजस्वी को 30,000 तक का ऐलान करना पड़ा, उधर 10-10 हजार रुपया उनके अकाउंट में डलवा दिया गया। तो आज अगर आप देखते उस रैली में, मैंने उसको डाला भी है, उसके फुटेज है, मैं आपको भेज दूंगा, अगर आप उनको देखेंगे, शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह का भीड़ में महिलाओं की हिस्सेदारी थी वो बड़ी विलक्षण थी, वो बड़ी अलग थी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। मैंने इतना मतलब हर बार आते हैं, बहुत सारे आते हैं और मैं उनके साथ अलग अलग सब्जेक्ट पे बात भी किया हूँ और उसको मेरे उस पर डाला भी यूट्यूब पर। तो आप अगर देखेंगे कि वो तमाम महिलाएं एक स्वर से बोल रही थी कि हमको ये भरोसा है, हमको इस भरोसे पे रहना है,
तो मैंने उनसे बार बार एक सवाल किया कि भाई 30,000 तो 10,000 से बड़ी होती है ना। तो उन्होंने कहा जो मिल रहा है उन पे यकीन है, जो 30 कह रहे वो 3 लाख भी कह देंगे तो हमको भरोसा नहीं है। तो वो जो एक इंटरेस्टिंग थी, और वो 40-40 किलोमीटर से चल के, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने वो शूट भी किया कि महिलाएं पैसा दे के, लोग कहते हैं पैसा लेके रैली में आते हैं, मैंने देखा कि वो अपने हाथ से जब पैसा दे रही थी उसको, जो इलेक्ट्रिक ऑटो वाला है वहां से उनको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना था। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई पैसे दे के आते हैं, आप तो यहाँ पैसे दे रहे हो। तो कह रहे कि हम पैसा लेने नहीं आए, हम मोदी जी को देखने आए हैं, क्योंकि पैसा तो अकाउंट में डल चुका। तो अलग अलग लोगों से जो मैंने बातचीत की वहां ये लगता है कि मुद्दा जैसे बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव दिखता है ना, जिस तरह से वो एक तरह उस पे आके खड़ा हुआ, और जैसे लोगों ने ये मान लिया हो। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो चुनाव से पहले दिख रहा था, चुनाव शुरू होने से पहले, वो चुनाव के बाद नहीं दिख रहा। और आज मोदी तो फुल रो में थे, उन्होंने बताने की कोशिश भी की कि भाई हम लोगों ने क्या क्या बनाया इस राज्य में, जहाँ हर घर 5 गज का पोखर है, जो बिल्कुल बाहर बोल रहे 5 बीघा पोखर। वो कह रहे कि इसमें मछलियों को आयात किया जाता था, अब निर्यात कर रहे हैं। तो ये चेंजेस है। तो मुझे लगता है कि आज की रैली बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए बेहतर दिख रही है। और जो इस समय का साइलेंट वो है, कोई भी किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ इलेक्शंस को आप देखेंगे। ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं जो मैंने एनालाइज की, कि आप ये देखिए कोई भी पार्टी बहुमत के लिए नहीं लड़ रही अपने आप। सिंगल पार्टी किसी भी इस राज्य में कोई सिंगल पार्टी, सिर्फ 2 महान पार्टियां हैं जो चांद पे भी पूरा लड़ेंगी और मार्स पे भी मुझे लगता है उनका होगा, वो है जन स्वराज पार्टी और आम आदमी पार्टी। जिनके कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं ये वो सिर्फ घोषणाओं में बताते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पे 143 पर तेजस्वी है, और उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो दोनों पार्टियां वो 101 सीटों पर लड़ रही हैं, जो बीजेपी और जेडीयू है। तो मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है हिचक कि आज की डेट में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी की आज की लाइन जो थी वो लगभग उसी एक्सपेक्टेड लाइन पर है कि महिला वोटर्स इस राज्य की किस्मत बना रही हैं, लिख रही हैं और फैसला ले रही हैं, और वो जो है मोदी के लिए इतनी दूर चल के आ रही हैं। तो ये इशारा मुझे लगता है कि बहुत है समझने के लिए। अब वो सीटों की संख्या क्या होगी ये अलग बात हो सकती है, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया यादव जी के रेस्टोरेंट पे। उससे बाद में आते हैं, जरा ले लेते हैं बाबा रामदास जी को। बाबा रामदास जी को जल्दी निकलना भी है। तो बाबा जी, ये जो उठापटक हुई अंतिम दिनों में, और उसके बाद फिर आपने देखा एक मीटिंग हुई, अशोक गहलोत भी गए, तेजस्वी भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और इससे क्या निष्कर्ष आप देखते हैं? कोई गठबंधन की केमिस्ट्री में कुछ बेहतरी हुई क्या? सर बिल्कुल नहीं। और वो जो एक बड़ा फेमस सीन है, शायद एक कोई कॉमेडी फिल्म थी, अंदाज अपना अपना, उसमें क्या करता है कि वो पीछे वाला जो है अपने आगे वाले, एक लाइन में कुछ लोग खड़े हैं, पीछे वाला आगे वाले के माथे पे कट्टा सटा देता है, तो उसके आगे वाला उसके आगे वाले के सटा देता है, तो सबने एक दूसरे के यहाँ कनपट्टी पे कट्टा सटा रखा था। सर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, ये कट्टा सटाने से हुई थी। तेजस्वी चुनाव के दौरान 6-7 दिनों से नाराज होके को भवन में बैठे थे। सहनी जी एक तरफ को भवन में बैठे थे, राहुल जी कोलंबिया में बाइलेटरल इश्यूज और जियोपॉलिटिक्स और भारत की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे, और चुनाव जो था बिहार में एक दूसरे को निपटाने का चुनाव था। सर ये महागठबंधन एनडीए से तो लड़ ही नहीं रहा, ये आज भी एक दूसरे को निपटाने की लड़ाई लड़ रहा है। पहली समस्या ये थी। और जब वो कोप भवन में बैठ गए जाके, तो मजबूरन इनको जो है वो अनाउंस करना पड़ा, अच्छा भैया चलते रहे, कोई सीएम फेस डिक्लेयर कर दिया, मान लिया। उधर साहनी जी अड़ गए कि मैं नहीं जा रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तक मुझे डिप्टी सीएम डिक्लेयर नहीं करोगे। तब मजबूरन साहनी जी को, तो उसका उन्होंने तोड़ एक और निकाला, बोला अभी 3 डिप्टी सीएम और डिक्लेयर होने हैं। नहीं, लेकिन उसमें कांग्रेस का तो मुझे भागीदारी नहीं दिखी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ अच्छा, दूसरी चीज है सर, देखिए सारी बात ठीक है,
चुनाव मैदान में क्या हो रहा है। सर मैदान में जो आपने बताया ना भी पंडित साहब ने, आज सुबह भी मैंने उसका बल्कि ऑडियो पे रिकॉर्डिंग करके सुनाई है अपने दर्शकों को, वीडियो बनाया मैंने उसका। एक लड़का है, वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी, वो ये जीविका दीदी हैं दोनों, बेटी जो है सीएम है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये आखिर जीविका दीदी का इतना हल्ला है चुनाव में। कहता जी, फिर मैंने जीविका दीदी को आज थोड़ा सा स्टडी किया। सर एक बात बताऊं, लालू ने अपने टाइम में एक योजना बनाई थी जिसका नाम था चरवाहा विद्यालय। वो सिर्फ भैंस की पीठ पे एबीसीडी पढ़ाने की योजना नहीं थी, कागजों पे वो इतनी शानदार योजना थी पॉवर्टी एलिवेशन की, पॉवर्टी दूर करने की, कि यूनिसेफ ने और यूनेस्को, पता नहीं किसने, कौन सी संस्थाओं ने उसको मुक्त कंठ से तारीफ की थी। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएगी तो ये बहुत ही शानदार योजना है। सर उस योजना को और परिष्कृत रूप में नीतीश बाबू ने जैसे ही सत्ता संभाली 2005 में और 6 में इस जीविका दीदी को लागू कर दिया। शुरू में किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया और लोगों ने कहा ये भी चरवाहा विद्यालय बन के रह जाएगी। सर धीरे धीरे करते करते ये सफल हुई, क्योंकि ये देखिए सर, ईमानदारी से जब आप कोई भी प्रयास करेंगे ना तो समय तो लेगा पर उसमें सफलता मिलेगी। फिर वो लड़का बता रहा था कि एक वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक महिला 10 महिलाओं के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाती है, कोऑपरेटिव ग्रुप बनाती है, फिर वो छोटी छोटी एक्टिविटीज करती हैं, थोड़े 5-5 रुपए 10-10 रुपए करके रोज जोड़ती हैं, बैंक अकाउंट होता है। सर उसमें अचानक पर लग गए जब मोदी जी ने हर महिला के खाते में जो 10,000 रुपए डाल दिए ना, उससे क्या हुआ कि एक बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट पूरे बिहार में फैल गया। और जो महिलाएं इसमें शामिल नहीं हो रही थी, कहते जी मुस्लिम औरतें बहुत कम शामिल होती थी, कुछ सवर्ण फैमिलीज की औरतें भी इसमें कम शामिल होती थी, यादव पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा नहीं था। पर जब से 10,000 मिला ना सर, जैसे कहते ना एक आंधी सी आ गई। आज की तारीख में एक भी महिला बिहार की ऐसी नहीं है रूरल एरिया में जो कि इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की जीविका से न जुड़ी। अच्छा सर, इतनी जबरदस्त नेटवर्क, हर हफ्ते मीटिंग होती है और वो कागजी मीटिंग नहीं होती सर, सचमुच की मीटिंग होती है। उसमें बाकायदा बजटिंग होती है, कहां से आया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, फिर इनका अपना कॉर्पस है। अच्छा, उस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि किस महिला के कौन सी रिक्वेस्ट आई है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी को अपना कुछ घर रिपेयर कराना है, किसी की बेटी की शादी है, तो उससे वो बाकायदा अपनी मेंबर्स को लोन देती हैं और वो लोन पूरी ईमानदारी से वो महिलाएं भरती हैं। तो सर महिलाओं का जो वो संगठन है ना, वो इतना जबरदस्त है और उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, हर महिला और दूसरी महिलाओं को जोड़ रही है, तो एक तरह से ये नेटवर्क हो गया पूरा। और वो सारी की सारी मीन्स जीविका दीदियों में जो मुस्लिम औरतें हैं, जो यादव फैमिलीज हैं, उनकी औरतें भी नीतीश और मोदी की कट्टर समर्थक हैं, वोटर हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो चुनाव को डिसाइड करने जा रहा है। मुस्लिम औरतें वोट नहीं दे सकती। हाँ नहीं तो मार दिया जाए। देखिए, मैंने बड़ी ईमानदारी से, कहा बजने लग गया, मैंने सब पूरी जो है मैंने पूछा, मैंने कहा एक बात, मैंने ये सवाल मैंने भी पूछा था उनसे कि यार एक बात बताओ, ये महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं वोट देंगी? कहते सर जब पेट जुड़ा होता है ना जिस चीज से, और ग्रुप की एक भावना होती है, आर्मी कैसे काम करती है, मौत से सबको डर लगता है, पर रेजिमेंट की कई बार इज्जत का सवाल हो जाता है युद्ध भूमि में। तो सर वो कहते हैं कि ये एक तरह से औरतों ने एक चैलेंज के रूप में ले लिया है इस चुनाव में, कि हमें जो कुछ दिया है नीतीश बाबू ने दिया है, मोदी ने दिया है, और हमको नीतीश और मोदी को छोड़ के कहीं नहीं हिलना है। सर इतनी सर लहर नहीं है महिलाओं के में, सुनामी है इस समय एनडीए की। और मैं बता रहा हूं आपको, अच्छा मैंने एक चीज और पूछी उनसे, मैंने कहा चलो औरतें तो हमने मान लिया कि सब एनडीए से जुड़ी हुई हैं, व्हाट अबाउट देयर मेन?
कहते जी औरतों का इतना प्रभाव तो है ही कि वो अपने घर के मर्दों का वोट भी डलवा लेंगी, और औरतें बाकायदा चुनाव में कन्वेंसिंग कर रही हैं सर, चुनाव प्रचार कर रही हैं अपने गांव में। और इस बार आप देख लीजिएगा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, और इस बार आप देख लीजिएगा कि अप्रत्याशित रिजल्ट्स आएंगे सिर्फ औरतों की वजह से। बाकी जो है वो है, बाकी तो जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो लड़ा जा रहा है, पर औरतों का बहुत जबरदस्त अंडर करंट है जी। इसमें थोड़ा सा और मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। ये तो आपने जो है वो नीचे की बात बता दी, लेकिन ये जिनका जो झगड़ा है, जो फ्रेंडली फाइट्स हो रही हैं 10-12 सीटों पर, और जो 61 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, और जिस तरह से चार्जेस लगे हैं कि साहब टिकट जो है वो पैसे ले लेके बेचे गए हैं, इन सब का क्या प्रभाव है? सर मैं एक बात बताऊं, वो जो फ्रेंडली फाइट अभी जो 12 सीटों पे है ना, आप देख लीजिएगा वो अंत में जब चुनाव जब चढ़ेगा ना तो वो 120 सीटों पे हो जाएगी फ्रेंडली फाइट। सर एक तो इनका एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। लालू यादव की पार्टी ने ये ठान लिया है कि कांग्रेस को वोट नहीं दिलाना है, अपना वोट ट्रांसफर नहीं करना है सर, क्योंकि कांग्रेस जो है वो ये चुनाव मोदी और नीतीश को हराने के लिए नहीं लड़ रही है, वो ये चुनाव तेजस्वी को निपटाने के लिए लड़ रही है। तो इस बात को तेजस्वी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भैया ये तो अस्तित्व की लड़ाई है, चुनाव हारना जीतना नहीं, हम चुनाव तो हार ही चुके हैं, पर अब वोट परसेंटेज कितना आता है, कितनी सीटें आ जाती हैं, किसी तरह इज्जत बच जाए, तो सर ये सबसे पहले आपस में लड़ेंगे, नीतीश और मोदी से तो बाद में इनको लड़ना है सर। तो ये सर ये फ्रेंडली फाइट बढ़ेगी, अभी आप देख लीजिएगा, और बहुत सारी सीटों पे ये एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं करेंगे। और अभी सर मेन चीज, बहुत सारी सीटों पर वो जो पीके है ना, उसके प्रत्याशी भी ठीक ठाक चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत सारी सीटों पे उसने टिकट वितरण ऐसे किया है कि बहुत सारी सीटों पे उसके कैंडिडेट्स 5 से 10 हजार तक वोट ले जाएंगे, और वो ज्यादातर नुकसान जो है वो गठबंधन का कर रहे हैं। उसी तरह एमएम जो है वो 24-25 सीटों पे बहुत कायदे से डैमेज कर रहा है। इस बार एमएम कुछ सीटें शायद ना आए या कम आए, पिछली बार जो 5 आ गई थी, हो सकता है इस बार एक भी ना आए या एक आध आ जाए, पर वो डैमेज ज्यादा करेगा, यह है। इसलिए सर वो लड़ाई है नहीं, मैदान में लड़ाई नहीं है फिलहाल। यही प्रश्न मैं धीरेन्द्र जी से पूछूंगा कि साहब के ये जो इनके टिकट वितरण हुए हैं बारे में आप क्या सोच रहे हैं, और जो इनकी जो लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने देखा, उससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? बाबा जी यदि आप निकलना चाहें तो निकल सकते जी। दरअसल अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग जो इस पूरे उसको देख रहे थे, पूरे मैं इलेक्शन में अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ, तो खास तौर से देखिए ज्यादातर जो वोटर है, खास तौर से इनका वोटर अगर आपको दिखेगा तेजस्वी का वोटर, और तेजस्वी निसंदेह यहाँ राहुल गांधी से बहुत बड़ी वो उनके पास फॉलोइंग है, और बल्कि एक तरह से कहें कि उनका वोटर नाराज है इस बात से कि वो जो है राहुल गांधी को इतना तरजीह दे रहे थे, इतना अधिमान दे रहे थे। आज मतलब ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ सब रिकॉर्ड में है, मतलब जो मैंने इंटरव्यू लिया है उनके साथ है। मैं ऐसे ही सड़क पर रुक जाता हूँ देख के किसी तरह से, जैसे आज हम लोग रुके कि यादव जी रेस्टोरेंट पर, तो वहाँ बैठे हुए तमाम लोग। एक बात बता दूं आपको, कल मैं देख रहा था आरजेडी के प्रवक्ता थे कोई, और दूरदर्शन पे जो 2 टूक आता है ना अशोक श्रीवास्तव जी वाला, और उसमें उनसे पूछा गया कि साहब कि आप जो है वो पुराना जो वोट चोरी वाला जो मुद्दा है उसको नहीं ले रहे, तो उन्होंने कह दिया वो हमारा मुद्दा था ही नहीं, वो तो थोपा हुआ मुद्दा था। हाँ, तो वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उनके वोटर्स का भी यही कहना है। वोटर्स का कहना है कि इन्होंने जिस आदमी का कोई प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव बोल रहे थे, जिस आदमी का कोई अर्थ नहीं है, आपने उस आदमी को यहाँ जो है अपने ऊपर थोप लिया और उसके बाद मजबूर हो गए। मैंने कहा कि फिर वो बदलाव कैसे होगा भाई, जो चाहिए। तो उन्होंने सबने इतनी अच्छी बातें कही कि साहब रोटी जो है उलटती पुलटती रहनी चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि वो
तेजस्वी हो जाए। फिर मैंने उनके बाकायदा नाम पूछा, हमने कहा, मैंने पूछा रिकॉर्ड में ही है नाम, मतलब मैं ऐसे नहीं पूछ रहा था कि बाद में पूछ रहा हूँ। हमने कहा कि अच्छा आप ये बताइए जातिवाद के आधार पर वोट देने की बात कर रहे हैं या नहीं? कह रहे नहीं साहब हम कोई जातिवाद के नहीं कह रहे, हम कह रहे तेजस्वी बहुत अच्छे नेता है इसलिए। तो मैंने कहा अच्छा अब नाम बताओ इसकी, तो उन्होंने पूरे नाम बताए और आखिर में सबने बताया कि वो यादव है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो पार्टी के उस पर रहे। ये एक पूरा मतलब एक ओपन इंटरव्यू है, बात जाति की मतलब किसी को लक्षित करना नहीं था, बस ये कि जो जातीय वोट बैंक जहाँ बीजेपी या जो टकराती है बीजेपी यहाँ, वो उस जातीय वोट बैंक की सीमाओं से टकराती है अगर आपको दिखेगा। क्योंकि नीतीश कुमार भी यहाँ एक, मैंने कल भी उनके एक दफ्तर पे जाके किया था कि नीतीश कुमार की पिछली बार से इस बार की इसमें एक मात्रा कम है। पिछली बार आपको याद होगा एक नारा था बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो वो जो नीतीश कुमार था शे जो है इस बार नीतीश कुमार हो गया है। जो पिछली बार उनकी सीटें ज्यादा थी वो इस बार बराबर की हो गई, यानी वो भाई बड़े भाई से भाई की भूमिका में आ गए। और बीजेपी के उसमें जो पार्टी के कार्यालय में लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि जो एक पोस्टर, बहुत बड़ा पोस्टर जिसमें मोदी जी और साथ में नीतीश, हमारे बीजेपी के मुख्य जो कार्यालय उसमें था जिसमें लिखा हुआ कि नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी और नरेंद्र भाई भाई हैं। तो वो जो है भाई हैं जो इस देश इसकी जनता को हल करने के लिए। तो टिकटों का वितरण अगर आप कहेंगे तो मैंने इसलिए इसको बताया कि टिकटों का वितरण जो एनडीए ने किया है वो एक बेहतर उसके साथ किया है, उसमें कोई सामंजस्य आपको दिखता है क्योंकि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। कल की उस मीटिंग के बाद भी जब हम बात कर रहे हैं तब तक महज तीन सीटों पर वो वापस करवा पाई है। वो तीनों सीटें आरजेडी को मिली है जिनसे वापस लिया कांग्रेस ने अपना पर्चा, या वारसलीगंज है और एक 2 सीट और है। लेकिन अभी 11 पर फ्रेंडली फाइट है। ये फ्रेंडली फाइट क्या है ये ना उनके दर्शक वो मतदाता समझ पा रहे हैं और ना ही उनके नेताओं की समझ में आ रहा है कि ये कौन सी फ्रेंडली फाइट अशोक गहलोत करने के लिए कह गए हैं। ये कौन सी फ्रेंडली फाइट हमको करनी है जिसमें हमको जो 6-8-10 सीटों वाले कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बना देना है, जिसकी अभी तक जीत का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं उसको उप मुख्यमंत्री बना देना है। तो वो जो सारा मसला, और यहाँ तक कि उनके भाई ने बहुत ही बढ़िया बात कही तेज प्रताप ने, उन्होंने कहा कि साहब ये कौन मुख्यमंत्री बना है, ये कोई बताए ये जनता चुनती है कि ये अशोक गहलोत है चुनते हैं। मतलब उनका कहना ये था कि जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है वो कोई किसी को भी चुन सकता है, उनका मन कर रहा है तो वो किसी को चुने, लेकिन वोट जनता को देना। तो जो कैंडिडेटशिप है उसमें आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से एनडीए ने किया है, क्योंकि उनके अंदर जैसे बहुत ही ज्यादा विरोध अभी भी इसका चिराग जो है कर रहे हैं वो एक, लेकिन वो एक बड़े इंटरव्यू में उन्होंने बड़े खास अंदाज में कहा है कि मैं 2030 की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करूंगा। आज की डेट में हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिर्फ एक ही है और वो है नीतीश कुमार। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो डिवीज़न है, जो सीटों का बंटवारा है वो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने किया है। अभी भी आप देखिए पशुपति पारस जो उनका भाई है वो घुसना चाह रहे थे गठबंधन में, उनको नहीं लिया गया। तो जो एक लाइन साफ होती है जो जरा सी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती एनडीए के लिए, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वो उन्होंने खुद कर दिया। अच्छा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये लगी जो मैंने पूछा भी लोगों से कि अगर मान लीजिए मुझे किसी से नाराजगी है तो मैं मेरा ही नुकसान करने पे क्यों उतर आऊंगा। पिछले 10-15 दिन से जब से ये झगड़ा शुरू हुआ, जब से वो मिलने आए तेजस्वी दिल्ली आए, दिल्ली वाला प्रकरण हुआ कि नहीं मुलाकात हुई, उसके बाद फिर उन्होंने राहुल गांधी का फोन नहीं उठाया। तो इसके बाद जो इस तरह की बातचीत के बाद आप ये देखिए 10 दिन तक तेजस्वी यादव अपनी किसी भी रैली में नहीं थे, किसी भी पार्टी के नॉमिनेशन में नहीं गए, जो कि उनका, क्योंकि वही चेहरा है ना भाई। राहुल गांधी के लिए बिहार खोना एक और चीज खो जानी है, मान लीजिए आपने 100 चीजें खो दी, एक और खो दी तो 101 हो गई, आपका क्या फर्क पड़ना है, आपको तो युवराज बने रहना। लेकिन तेजस्वी के लिए फिर अगले 5 साल तक अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को रोके रखने में, हालांकि चूंकि जातीय राजनीति है तो यहाँ वो बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके घर के अंदर राजनीति शुरू हो गई है, जैसे उनकी रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव एक तरफ खड़े हुए दिख रहे हैं, मीसा भारती भी खामोश है, मीसा भारती की भी महत्वाकांक्षा तेजस्वी से कम नहीं है। तो वो जो एक परेशानी है
वो अगले 5 साल तक उनको भारी पड़ेगी। तो इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ अपने आप को सीएम फेस बनवाने के लिए 10 दिन तक का, और ऐसे चुनाव में जो आप ये सोचिए आज के बाद कल से जो छठ पर्व शुरू होता है बिहार में, बहुत बड़ा पर्व है महापर्व। और आज मैं जब जा रहा था तो लगातार सब तरफ सड़कों पे सूप रखे हैं, अलग अलग चीजें रखी हैं और बाजार पूरे पैक हैं। तो अगले 3-4 दिन तक आप चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, और चूंकि व्रत और उसकी अलग अलग मान्यताएं वो भी आपको पूरी करनी है। तो ऐसे में जब आप 10 दिन तक घर में बैठ जाते हैं संजय जी, तो मुझे लगता है कि आपने चुनाव का एक बड़ा मोमेंटम मिस कर दिया। आप उसको सही मैं थोड़ा सा ये घर में बैठे वाली जो इनके जो थी, ये हफ्ते 10 दिन जो घर में बैठ गए, तो ये मेरे कुछ थोड़ा सा समझ में कम आया कि घर में बैठने का क्या मतलब था भाई। चुनाव के फेस आप बनने के लिए है, सीएम आप बनना चाहते हैं, अल्टीमेटली आपने अपने आप को सीएम का फेस भी अनाउंस करवाया, तो 10 दिन घर में बैठने से नुकसान किसको हुआ भाई? कांग्रेस का तो कोई स्टेक है नहीं। यही मैं बता रहा था कि ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये नुकसान किसको करना चाहते हैं। जिद इतनी बड़ी हो गई कि खुद को नुकसान पहुंचाने की हैसियत में आप 10 दिन ऐसे समय में खो देना। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 3 दिन तो इसमें खत्म हो जाएंगे, 4 दिन, और 4 दिन के बाद फिर 6 तारीख को मतदान ही है, 4 तारीख को प्रचार थम जाएगा 4 की शाम तक। तो आप अपने तमाम जिलों में भी नहीं जा पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी तो छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज तो छोड़ दीजिए, आप हर जिले में भी नहीं जा पाएंगे। और देखिए आप में और मोदी में एक अंतर है। मोदी अगर वो आते तो जैसे मैंने बताया कि आज कई जिलों के आसपास की महिलाएं आ रही थी, पूरी भीड़ आ रही थी, और उनको जुटाने के लिए उनके पास ताकत संसाधन सब है, सरकार उनके पास है। आपको अपने संसाधनों से ही जीतना था। कांग्रेस आपको संसाधन भी प्रोवाइड नहीं कर रही। कांग्रेस आपको कोई इस तरह का कोई नेता प्रोवाइड नहीं कर पा रही कि जो आपके साथ वोट बढ़ा दे। आप ये सोचिए कि अगर स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस के पास कोई इस तरह की लीडरशिप होती जो नीतीश का साथ देती हुई दिखती, तो भी माना जाता कि हाँ ये 10 दिन इन्होंने इसको हासिल करने के लिए किए। आप देखिए उनको ले दे के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ मिलेगा साहब, वो मंच पे घूमेंगे उनके साथ। अब प्रियंका गांधी को राहुल गांधी को बिहार के पातेपुर में या बिहार के वारसलीगंज में, वहां उनको सिर्फ इसके अलावा कि वो गांधी परिवार से है, उनका कौन वली वारिस होगा वहां, उनको एजेंट ढूंढना भारी है। अलावरू आप देखें किस तरह से उनको जो है यहाँ बिहार में समझना पड़ा कि बिहार की राजनीति है क्या। बिहार में दरअसल वो लोग ये समझने से कंफ्यूजन उनको रहता है कि सिर्फ एक नया, देखिए एक और जटिल होती जा रही है यहाँ की राजनीति। एक बात में मुझे जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे बाबा रामदास जी, वो ये था कि वो कह रहे थे कि बाकी तमाम जैसे मुस्लिम, सिया, यादव, महिलाएं, तो यहाँ महिला वोटर जो है जातीय वो तोड़ता है बैरियर। धार्मिक बैरियर के बारे में हम अभी इसलिए भी नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि अभी तक जो सीमांचल का दौर था, पिछली बार वो तमाम तरह से AIMIM ने बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी थी, इस बार वो साफ दिख रही है। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं, जिस तरीके से उनको ये ताकत मिली है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का वोट बैंक वाकई यहाँ जातीय बैरियर तोड़ रहा है और उनको यकीन है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा, देखिए स्टार प्रचारक तो मुझे लगता है कि मोदी है, तो सारी महिलाएं वो, लेकिन जब हम विश्वास की बात कर रहे थे तो उसमें वो नीतीश कुमार का नाम भी ले रहे थे। तो ये जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा किस तरह से कल जीविका दीदी के लिए उन्होंने 30,000 रुपए की बात की, जो अपने तेजस्वी हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं, वो ये समझ चुके हैं कि ये जो खेल है ये पूरा का पूरी बिसात को पलट रहा है। जो जातीय आधार है उनकी आधारित राजनीति में ये इतनी बड़ी सेंध है PM मोदी और CM नीतीश कुमार की, जो उनके बने बनाए गणित को बिगाड़ रही है। और ये बिगाड़ रही है, मतलब बिगाड़ सकती नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये बिगाड़ रही है। और ये आपको दिखाई देगा। हैरानी तो ये है कि उनके तमाम ज्यादा कार्यकर्ता बहुत ताकत के साथ खड़े हैं। जो RJD के कार्यकर्ता है वो आपको जब भी मिलेंगे पूरी ताकत से भरे हुए मिलेंगे, पूरे जोश से भरे हुए मिलेंगे, लेकिन उनके नेताओं ने जैसे इस चीज का विश्वास खो दिया है। लोग यहाँ तक कहने लगे कि जिस तरह का माहौल दिख रहा है, अगर ये सीधे तौर पर बहुत बड़ा चीज नहीं हो रहा है जो हम लोग नहीं देख पा रहे वो अलग हो,
लेकिन नहीं है। तो कई कार्यकर्ता जो जो वोटर्स हैं, जो कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो पैसा ना बचाने लगे। ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है किसी भी राजनीतिक में। इसको आप ह्यूमन पॉलिटिक्स में नहीं समझ सकते जो झारखंड है, लेकिन आप ये जानते हैं, आपने चूंकि चुनाव लड़ा लड़ा कह है। रहे साहब पैसे लेने का टिकट दिया गया है, तो जिन्होंने पैसे लेने का टिकट दिया है वो फाइनेंस क्या करेंगे अपने कैंडिडेट्स को? वो दूसरा ये है कि फाइनेंस छोड़ दीजिए, जो उनके अपने पैसे वो बचाने पे लग गए, ये वाला वर्ड है। ये वर्ड खतरनाक है, क्योंकि अगर आप अपने चुनाव के वक्त पैसे को देखने लगते हैं, और चूंकि चुनाव में आज जैसे बहुत सारी महिलाएं कहने लगी अभी हमारा पैसा नहीं आया, तो मैंने कहा 30,000 पे जाओगे क्या? जो 30,000 कहने लगे नहीं अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी बराबर वाली का तो आ गया है ना, तो हमारा भी आ जाएगा। तो जो यकीन की स्थिति होती है वो ये बताती है कि आप अपने चुनाव में कितना पैसा लगाएंगे। ये वही बहुत सीनियर लीडर ने मुझसे कहा, आरजेडी के बड़े अच्छे ताकतवर नेता है, उन्होंने कहा यार ये अगर ये स्थिति जो माहौल आप लोग क्रिएट कर रहे हो, इससे नुकसान हम लोगों को एक ही होगा कि जो कैंडिडेट है कहीं वो ये ना मान ले कि हम चुनाव में ही नहीं है और वो अपना पैसा ही बचाने में लग जाए। और पैसा बचाने का मतलब आप जानते हैं, चुनाव के वक्त पैसा बचाने वाली पार्टी कभी जीतती नहीं है, तो पैसा तो खर्च करना होता है। तो ये इनके लिए बड़ी स्थिति का जो है अगर आप देखेंगे, और मैं तो जैसे देख रहा था कि भाई कर्पूरी ठाकुर वाला मसला है, तो अभी भी बहुत ही अगर आप अंदर जाएंगे, जैसे डेविल्स इन डिटेल वाली कहानी है, तो अगर आप उसके अंदर झाकेंगे तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास में आज भी नीतीश कुमार का जो रोल है वो टूट नहीं रहा है। उनके अंदर अभी भी वही है, वो ये मान रहे हैं। एक ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, बड़ा मतलब मुझे लगा शायद मुझे बदतमीजी से जवाब दे रहा है, लेकिन उसने जवाब उसी तरह दिया। उसने कहा साहब, मैंने कहा कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि कितने दिन तक रखेंगे, अब तो बदलना चाहिए, 20 साल हो गए। तो उसने कहा कि साहब हमारे पिताजी बहुत पुराने हो गए हैं, तो हम उनको बदल लें क्या? मैंने कहा यार ये तो तुम बड़ा गलत वो दे रहे हो। मैंने कहा ये तो कोई तार्किक बात नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं ये तार्किक नहीं हुई, बस ये बताने के लिए कि जो अच्छा काम कर रहा है मैं उसको क्यों बदल दूं। उसने कहा कि मेरी सड़कें, जैसे उन्होंने समस्तीपुर से आगे एक पुल का जिक्र किया, अखिलेश सिंह का जिक्र किया, एक नाम लिया कि वहां गाड़ी जाने का 100 रुपया वसूलते थे। एक गाड़ी वहां से गुजरेगी उसका 100 रुपया देना पड़ता था, आजकल कोई नहीं देता। तो हर के पास अपने सुनाने के किस्से हैं, हर के पास बातें बताने की। और अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, कल मैंने दफ्तरों पे जो किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है संजय जी, आपको देखना है। जो बिहार में दरअसल मैंने पूछा भी कि ये किसका है, और आप हैरान होंगे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लोगों को लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे बिल्कुल एकदम, मैं आपको उस आदमी की बात बता रहा हूँ कि जिसने इन सबको मैनेज किया। उसने कहा कि जब मैं गया तो देखा पिछली बार भी जंगल राज है, पिछले 15 साल से हम लोग जंगल राज सुनते हैं, जब भी बीजेपी अपोजिशन उस पर हमला बोलती है, तो आप ये जानेंगे हर बार वो कहानी उनको रेटिफाई करनी पड़ती थी, बतानी पड़ती थी, बुननी पड़ती थी। इस बार उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये पीएम मोदी ने कहा वो अपनी मीटिंग्स में कि भाई आप लोग जंगल राज की बात करते होंगे, उस वक्त अखबार छपे होंगे, कटिंग छपी होंगी, मैगजीन में छपा होगा, कहीं तो रिकॉर्ड होंगे सबके, कितने मर्डर हुए, कितने क्या हुआ, ये तो कुछ है ही नहीं। और आप जब मैं दफ्तर में गया तो उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर्स बनवाए हुए हैं, उन पे डेट वाइज लिखा हुआ है, उन पे घटनाक्रम लिखे हुए हैं, और उस समय की अखबार की जो उस दिन की हेडिंग थी वो सब उन्होंने पोस्टर में बनवा दिए। तो जो एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का, जो एक अपनी लड़ाई को वापस लाने का है, वो उसको भूलने नहीं दे रहे हैं। उसको एक अच्छी तरीके से अपनी कैंपेन को बीजेपी यहाँ रन कर रही है, जो एनडीए के समर्थन। और सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर आपका गठबंधन, इस बार के गठबंधन में आप ये सोचिए कि सिर्फ नीतीश कुमार के वहाँ एक ही पोस्टर लगा हुआ है, जो उनकी किसी भी पार्टी के, उनके किसी पार्टी के नेता का अंदर नहीं है, कोई नहीं जानता उनकी पार्टी। अगर आप सिर्फ दफ्तरों से घूमना चाहेंगे तो आप शायद ये पता करना भूल जाए कि उनकी पार्टी में कौन है जो दूसरे नंबर पे होगा या प्रदेश में होगा। ऐसे ही आप आरजेडी में जाके भूल जाएंगे, और ऐसे ही आपको बीजेपी में लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनके पास भी लीडरशिप नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के दफ्तर में पीएम मोदी का फोटो उनके साथ है, उसी तरह से पीएम बीजेपी में वो नीतीश कुमार का फोटो है, और साथ में बीजेपी के दफ्तर में इन तमाम जो उनके साथ के सहयोगी हैं, चाहे उसमें जीतन राम मांझी हो, चाहे उनके साथ चिराग पासवान हो, उनके फोटो दिए हुए हैं। यानी एक जो शेयर है, जो पॉलिटिकल शेयर जो है वो दिया गया है जो उन पोस्टर्स पर है, लेकिन आपको वो आरजेडी में अभी नहीं दिख रहा है। बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने आरजेडी के बाहर दीवार पर देखा, मैंने उनसे पूछा
जो वहां से निकल रहे थे उनके कार्यकर्ता कि भाई ये वो नहीं दिख रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी बाहर गेट पे, राबड़ी जी दिख रही हैं इतने बड़े उसके साथ, और सामने पूरा तेजस्वी दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब थे जरूर, थे। मैंने कहा भाई ये तो दिख नहीं रहे। कहले नहीं साहब वो आंधी में उड़ गए थे तो फिर लगा ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये जो दिलचस्प है कि वो आपको कोई और दिख नहीं रहा है। तो जो गठबंधन है, जिसको महागठबंधन उन्होंने कहा है, उसका आपके अंदर अभी भी कोई एक सहजता नहीं दिख रही है। मजबूरी का नाम बताया जा रहा है, और सहनी से जो पार्टी का आरजेडी, क्योंकि इसका मेन फैक्टर आरजेडी है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि 14 और 17 31% वोटर्स पे वोट बैंक पर वो अपना शुरू करती है। उसमें से कितने टूट के दूसरी जगह जाएंगे ये अलग सवाल हो सकता है, लेकिन इतना वोट बैंक उसके पास एक एक नॉर्मल इंटैक्ट वोट कह सकते हैं वो है। तो उस वोट बैंक में बहुत बड़ी नाराजगी क्या हुई है संजय जी, कि ये जो साहनी है, साहनी को, मुकेश साहनी को जो इतनी ज्यादा कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो पुश किया है, उससे उनके अंदर शंकाएं खड़ी हो गई। तो अभी युद्ध के लिए निकले नहीं हो। ये तो आपको महाभारत का अच्छी तरह से याद है सब लोगों को कि शल्य बन गए कर्ण के सारथी, युद्ध होना है। तो उसके बाद, हालांकि यहाँ कोई कर्ण शल्य नहीं है, लेकिन बस महाभारत के साथ अगर मैं कहूँ उसको जोड़ेंगे तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि शल्य बैठा है और वाण चलाने से पहले कह रहा है कि तू क्या लड़ेगा रे, तेरे में हिम्मत क्या है, तुझे अर्जुन जब चाहे लपेट लेगा। अरे वो भगवान कृष्ण बैठे हैं। तो वही उनके साथ आरजेडी के साथ उनके सैनिक को बना के उन्होंने कर दिया है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आरजेडी के मैं तो उनके कार्यकर्ताओं से ही बात कर रहा था आज अलग अलग जगह। उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ आप हमको, अगर आपको जिसको ये जो तेजस्वी उनकी वो बताना चाहते हैं जगह कि तुम ना मुख्यमंत्री के लायक हो और ना ही इतने बड़े नेता हो, इसीलिए उसके साथ बातचीत नहीं हो रही थी। अचानक आप एक उसमें आते हो और कहते हो कि ये मुख्यमंत्री पद भी हमने इनको घोषित कर दिया और कई वर्गों के और होंगे, और आप मुख्यमंत्री फेस हमको बना दिए हो और फैसले हम नहीं लेंगे। तो ये जो मुझे लगता है कि जो अंदरूनी लड़ाई है, इसका काफी असर आपको वोटों पे दिखेगा। 6 तारीख को भी दिखेगा और 11 तारीख को भी दिखेगा। ये 14 को जब बक्से खुलेंगे तो सब चीजें पता चली जाएंगी। जी। अच्छा, ये जो एक ओसामा फैक्टर है, उसकी क्या चर्चा है? और देखिए उसने उसने ही इसमें दोबारा से जान फूंक दी है। जो जंगल राज का आरोप था उसको बहुत ताकत दी थी। दरअसल मैं अभी एक केंद्रीय मंत्री जब यहाँ बैठे थे तो हम लोग उनके पास मिलने गए, और तो जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने उसको मुख्यमंत्री फेस चुन दिया है। तो मैंने कहा हाँ उन्होंने चुन दिया है। तो कहने लगे जिस उप मुख्यमंत्री फेस ने सबसे पहला टिकट किसको चुना है? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको ओसामा को चुन दिया है। तो जब आपने तो ओसामा को चुन दिया है तो ये बताता है उन तमाम लोगों को, बल्कि मैं हंस रहा था आपको बताऊं, जैसे अभी कह रहा था उन्हीं लड़कों के साथ बहुत अच्छी बातचीत, बिहार में बातचीत तो अच्छे अमूमन करते हैं लोग, मीडिया से बहुत इंटरेक्शन करते हैं। तो जैसे मैंने यादव जी से पूछा, हमने कहा ये बताइए अचानक यादव जी ये क्या हो जाता है जो कट्टे लेके तमंचे लेके अचानक आप गाने लगते हैं मंच पे कि आएगा यादव? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार इस बार नहीं है। तो हमने कहा कि ओसामा का क्या हुआ फिर? तो उसके उनका रिएक्शन बड़ा मतलब ये था कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि हाँ गलती कर, उनको इतना प्रमोशन नहीं देना चाहिए था, और एक सीट को लेने के लिए हमको बाकी तमाम जगह हमारा जो परसेप्शन है उसको नहीं खोना चाहिए। देखिए इस तरह के सिलेक्शंस जो है वो ये बता रहे हैं कि, और आप टिकटों का वितरण भी देखिए, टिकटों के वितरण में भी आप देखेंगे कि आरजेडी ने या तो सबसे ज्यादा यादव को टिकट दिया है, और या फिर इस तरह के कैंडिडेट्स 37%। जी वो है। और आप देखिए कि उनके पास जाति आधार पर भी सबसे ज्यादा वो लोग उनको ताकत दे रहे हैं। तो ये डर अंदर आ जाता है। जैसे शहर के अंदर ये बात हो रही थी कल जब हम लोग खाना खा रहे थे होटल में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि साहब वो जो ये मध्यम वर्ग है इसको ये पटना का डर, क्योंकि तब उसने बड़ा अच्छा व्यंग किया। उसने कहा कि साहब, मैंने कहा कि भाई इसके बाद तो अगर वो आएगा तो आपके अंदर डर आएगा? कहने नहीं सर डर की कोई चिंता ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने कहा कुछ बचेगा क्या मतलब? नहीं, कहने लगे सबकी जमीन तो एक ही आदमी के पास होगी। भाई सबको नौकरी देने के बदले सबके पास जमीन चली जाएगी तो फिर झगड़ा किस बात का होगा? सब किराएदार रहेंगे तो किराएदार थोड़ी आपस में झगड़ा करते हैं। तो ये मतलब आज जो है लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो चल रहा है साहब, लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो चल रहा है ट्विटर के ऊपर, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार कांग्रेस के नेता और बिहार कांग्रेस का प्रभारी हक चोनर है।
क्या है? पक छोड़ना है ये कोई बिहारी स्लैंग है, हमें नहीं पता इसका मतलब। हाँ, मुझे भी कई सारी चीजें यहाँ के अखबार से देखता हूँ तो पूछता हूँ। तो साहब वो बकचोदर बता रहे हैं उसको, अब इसका अर्थ पता कीजिए साहब, बकचोदर का क्या मतलब होता है। वो तो देखना पड़ेगा क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो बता दें, जो बिहार वाले हैं, साहब ये बकचोदर क्या होता है। दर- दरअसल सबसे बड़ी बात है कि दोनों को एक दूसरे पे यकीन नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। अगर आप ये महसूस करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद हम लोग डिवीजन बचा रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स का डिवीजन बचाने के लिए ये गठबंधन हो रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है जो मुस्लिम वोट में है कि साहब इन्होंने ओवैसी को इसलिए नहीं आने दे दिया तेजस्वी ने क्योंकि वो बंटवारा नहीं चाहते हैं, और कांग्रेस जानबूझ के इनको शामिल कर रही है सैनी को ताकि वो चेक कर सके। तो आप अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी रोटी हासिल करने के बाद रोटी बांटने की बात आती है। उससे पहले ही जो इस तरह की चीजें दिख रही है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक मिस जो मैनेजमेंट कहा जाता है पॉलिटिक्स में, उस तरह का आपको सामने दिख रहा है। और जो चूंकि जाति आधार पर देखिए, मैं फिर भी ये मान रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना फिर भी है कि वोटों के तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। सिर्फ महिला वोटर्स हैं जो जातीय आधार तोड़ती हुई दिख रही हैं, वरना बाकी जो पारंपरिक वोट बैंक है वो अभी अपनी पार्टियों के पास इंटैक्ट है। और कोई ऐसा मुद्दा संजय जी यहाँ इस समय राइज नहीं करता हुआ दिख रहा, क्योंकि जंगल राज का मुद्दा तो आज से थोड़ी है। जैसे ही 2005 में सत्ता आई थी तब से ही जंगल राज का मुद्दा है, और वो आज तक हर चुनाव में उछाला जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा आज से नहीं, बहुत पहले से उछाला जाता है। सड़कों का मुद्दा जरूर नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया, फिर महिलाओं के तौर पर जो एक अलग से सुरक्षा का मसला है वो उन्होंने ठीक किया। तो कुल मिला के आप एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जो बाहर से आने वाले को अक्सर जो बिहार के चुनाव की कल्पना करके आता है वो थोड़ा सा ठंडा दिखाई देगा। लेकिन इसको ऐसे भी कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने ये मान लिया है कि जो ये पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो रिटेन कर रही है। इसीलिए आप किसी तरह का बहुत वो देख नहीं रहे। अब वो कितने सीटों से रिटेन कर रही, कितनों से नहीं कर रही, इस पर जरूर हो। मुझे लगता है कि मैंने अभी चैनल तो नहीं देखे हैं वो जो लोग ये बताते हैं कि रात में नरेंद्र मोदी सोए नहीं और अमित शाह ने किसी को फोन घुमा दिया और वो डर गए हैं। तो उन लोगों के चैनलों पे क्या चल रहा होगा वो मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है वो ये भी तो कह रहे हो। ये आरोप तो लगा रहे हैं ना कि साहब ये अमित शाह ने जो है वो धमकी देके जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स को वो ड्रॉ करवा दिया। हाँ, वो यहाँ चलता है। देखिए अमित शाह जी जो है, यहाँ एक बात तो मानना पड़ेगा कि अमित शाह जो है वाकई इस पूरे चुनाव में तो और करीब से मैं देख रहा हूँ। पहले 3 दिन और उसके बाद अभी फिर 3 दिन, मतलब इतना टाइम देना बहुत ही वो है। और इसका मतलब ये है, लोग यही कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। और ये जो अंदर है, क्योंकि मैं जहाँ रुका हुआ हूँ ज्यादातर बीजेपी के लोग भी हैं, वहीं तमाम पार्टियों के नेता हैं। उसका फायदा ये रहता है कि भाई कम से कम नाश्ते पे तो बात कर ही लेते हैं अनौपचारिक तौर पे। तो वो जो बातचीत हो रही है तो उसमें सबका यही कहना है कि सबको जो है, जो उठ रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको सबको लाइन कर दिया है। मतलब एक बात तो माननी पड़ेगी कि अमित शाह को लेकर यहाँ से लेके चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके पास ऐसी कहानियां सुनाने को होती हैं जिनकी कोई पुष्टि तो नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने कहा कि 2-3 लोगों को जो चुनाव में जो पार्टी के खिलाफ सुगबुगाहट कर रहे थे कि हम लोग निर्दलीय लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, उनको बुला के समझाया गया कि देखिए आप शायद समझ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि बस इतना ही कहा गया, नहीं उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं अमित शाह जी का नेतृत्व बहुत ताकतवर नेतृत्व है और हम पार्टी के साथ खड़े। कह रहे वो अंदर गए बात करने और वापस आए तो नारे लगाते हुए निकले। कि अब ये पता नहीं वो मीटिंगें कहाँ होती है, लेकिन ये बात तो सही है कि अमित शाह जो है बिहार की इस पर पूरी रणनीति उनकी है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने कल एक उसमें बोला भी था कि बीजेपी के लिए बिहार एक ऐसा इस समय भी चुनाव ऐसा है जहां उसको लड़ना है, जीतना है, क्योंकि जीत के मुख्यमंत्री उसको किसी और को बनाना है। लेकिन हारने का मतलब एक परसेप्शन क्रिएट अपने लिए खड़ा करना। इसीलिए बीजेपी को आप देखेंगे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। अलग अलग राज्यों से उनके जो बढ़िया जो चुनाव को मैनेज करते हैं, मतलब कि किस तरह से कहाँ कितने लोग चाहिए, किस जगह पर क्या रैली होगी, मैं देख रहा हूँ कि वो रात दिन अपने काम में लगे हुए हैं। और इस मामले में आपको महागठबंधन की कमजोरी ये दिखेगी कि उनके पास नेशनल पार्टी के तौर पर जो कांग्रेस है, वो पूरी तरह से इस चुनाव को सिर्फ राहुल गांधी का एक अभयारण्य बनाना चाहती है। राहुल गांधी की एक जो हम लोग वाइल्ड सफारी करते हैं, वो वाइल्ड सफारी करने के अलावा
उनके पास मतलब कोई मतलब मैं माफ कीजिएगा अगर उसको पॉलिटिकल नहीं माना जाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो उनकी सफारी के लिए जैसे हम लोग ये तय करते हैं ना कि कौन सी गाड़ी में जाएंगे, फिर हम लोग कहाँ लंच करेंगे, फिर हम ये तय करते हैं कि अच्छा शाम को जब सूरज डूबेगा तो कहाँ से देखा जाएगा, सनसेट पॉइंट कहाँ से देखा जाएगा। तो वो भी लोग अच्छा, यही आप मानते हैं। ये तो बताइए कि आपकी जो शेड्यूलिंग रहेगी वो कैसी रहेगी? आप सारी रैलीज कवर करेंगे क्या? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर रैलीज में क्या है कि आपको बहुत सारे लोगों से बड़ी अच्छी बातचीत सुनने को मिल जाती है और फिर उस दौरान रास्ते में भी आप लोगों को अलग-अलग मिलते हैं। वैसे मैं अलग-अलग जिले में भी जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अलग-अलग जिलों का जैसे कुछ अच्छी सीटें हैं, जैसे महुआ में मैं आज था, वहाँ सोच रहा था बात किया जाए क्योंकि तेज प्रताप तो जो है एकदम अचानक लोगों को समझदार दिखने लगी। जैसे आज की रैली में बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि उनको जिताना है साहब। हमने कहा भाई क्यों जिताना अच्छा। है? कह हाँ, तो मैंने कहा भाई क्यों जिताना है? अरे कह रहे साहब वही तो बता रहे हैं कि ये सावन में मछली खाता है, मांस मछली खाता है। तो वो जो है अचानक वो जो है उनके साथ तो वो कह रहे कार्यकर्ताओं की राय बड़ी दिलचस्प होती है। मुझे बहुत उनका सुन के हमेशा इसलिए बढ़िया लगता है। मैं इसलिए नेताओं से कम उनसे सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जैसे एक ने कहा कि बहुत ही अच्छी बात कही, उसने कहा कि बीजेपी को चाहिए इनको अब के मंत्री भी बनवा दे ताकि वो जो है बंसी बजाते रहे और वो घर जाए लालू यादव की संपत्ति पर बंटवारा करने के लिए जाएँगे। तो ये अक्सर वहाँ लोग चूँकि बहुत ही देखिए बिहार के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने पूछा कि भाई कौन जीतेगा? तुम किसको वोट दे रहे हो? अब वो चूँकि बेचारा कई लोगों के बीच में बैठा है, हो सकता है वो उनके समर्थन के वोटर ना हो, तो वो कहता है कि सर योजना से परियोजना तक जाना है। तो अब आप समझ लीजिए कि वो क्या कह रहा है कि योजनाओं से परियोजना जीत की बनेगी सर। तो अब योजनाओं में तो फिर नीतीश कुमार की योजनाओं का जो पैसा है वो सब मिल रहा है, तो उसका इशारा था कि वो किसको वोट दे रहा है। तो बिहार में ये बहुत ही बढ़िया मतलब चुनाव के एक्सपीरियंस होते हैं संजय जी और मेरा शेड्यूलिंग यही है कि मैं ज़्यादातर रैली चूँकि प्रधानमंत्री की 10 रैलियाँ 15 मतलब 12 तक होनी है, 11 नहीं 9 तक होनी है। 12 रैलियाँ उनकी होनी है, 10 कन्फर्म है, 2 पर बातचीत हो रही है। उसी तरह अमित शाह अलग-अलग रैलियों में हैं और योगी आदित्यनाथ का अभी जो प्रोग्राम आना है वो शायद सीमांचल की तरफ होना है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उधर से आने वाले हैं। तो वो जो है सीमांचल में अब बुर्का और आप लोगों ने जो है उनको नहीं पहनने दे रहे हैं आप साहब, बुर्का उठा के उनकी चेकिंग करेंगे, ये तो बहुत गड़बड़ है साहब। जो बेसिक जो राइट्स है वही नहीं आप करने दे रहे हैं, क्या किया जाए साहब? बहुत ही योगी जी जहाँ जाएंगे वहाँ जो है ना हमारे भाईजान लोगों को बहुत तंग करेंगे, ऐसा लगता है। अभी देखिए यहाँ एक बात तो है जैसे मैथिल में है, मैथिल में कह रहे थे एक आदमी सज्जन आदमी बता रहे थे कि मिथिला में जो है वोटर जो है थोड़ा सा बीजेपी का सुस्त है साहब। तो और फिर उसने कहा कि सीमांचल में तो उससे पूछा गया वहां चूंकि बैठे हुए जो प्लान बनते रहते हैं ना उसके लिए रैली के तो उसी में बैठे हुए थे। तो उसने पूछा कि फिर क्या हो सकता है तो उन्होंने कहा सबसे पहले वो वही का आदमी लोकल का लीडर है। वो कह रहा तब ना सर योगी ना है ना, अब भेजिएगा जितना ज़्यादा वहाँ भेजा जाएगा सीमांचल में हमको अच्छा लगेगा। तो वहाँ से मतलब रैलियों की जो डिमांड बन रही थी, वो सीमांचल से बहुत ज़्यादा बन रही थी। तो मुझे लगता है कि ये बात वहाँ इशारा डालेगी वहाँ के कार्यकर्ताओं को चूँकि अभी वैसे चुनाव ठंडा है लेकिन जितना जातीय समीकरण है वो उतना इंटैक्ट है। वो 2-3% का जो अंतर है वो बहुत बड़ा मार्जिन ला सकता है। जन सुराज पार्टी पर जो कहा जा रहा है कि उनके कैंडिडेट को वापस किया जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम कैंडिडेट को वापस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट वैसे ही वापस है। वो फील्ड में है ही नहीं है। वो पर्चे ले लिए और वो समझ गए क्योंकि उनको शुरू में लग रहा था देखिए मीडिया से आंधी बनाना बहुत आसान होता है संजय जी। लेकिन चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है और एक रिक्शा वाला भी आपको ये यकीन दिला सकता है, मैं आपके साथ इस बात में शर्त लगा सकता हूँ। आप कभी भी पटना के यहाँ रिक्शा में बैठिए आप और हम बैठेंगे और हम उससे पूछेंगे भाई तू चुनाव लड़ रहा तू जीतेगा कैसे? तो वो आपको यकीन दिला के उतर आएगा। आप जब उतरेंगे उसको यकीन दिला के हो सकता है आप चंदा दे के उतरेंगे, अरे भाई हमारी तरफ से चंदा है। क्योंकि वो बताएगा कि मैं तो श्रमजीवी हूँ साहब, तो इतने लोग में पूरे पटना में आप देखिए सबसे ज़्यादा आबादी किसकी तो आपको कहना पड़ेगा कि भाई कम लोग हैं जो तो कह ले साहब तो वो किसके साथ खड़े होंगे? आप बताइए साहब उसके साथ थोड़ी खड़े होंगे जो मर्सिडीज में चलता है, जो रिक्शा में बैठता है उसके साथ खड़े होंगे। हमने कहा ये तुम्हारे साथ बात सही है। तो मुझे बड़ा मजा आता है यार जब लोगों से मैं पूछता हूँ, तो वो आंकड़े जो है, जो जन सुराज पार्टी के आपको बनते हुए दिख रहे थे,
बहुत सारी बगावतें हो गई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई। हालाँकि ये तब होती है जब आपको लग रहा हो कि आपकी पार्टी जीत रही है। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे देश में जिस तरह से मतलब ये जो अगर आप 2005 से पहले पटना आए हैं और अब पटना आए हैं, तो आपको एक अंतर दिखाई देगा। रियलिटी का जो बहुत बड़ा बिज़नेस था, वो आपको यहाँ बूम होता दिखेगा। यही पटना आपको अलग-अलग जगह पर बहुत बड़े-बड़े पुल्स, ओवर ब्रिज और तमाम बड़े डेवलपमेंट दिखेंगे। और इस समय चूँकि ये उनकी इकोनॉमी थ्राइव कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो चुनाव में जो चलिए अच्छा, जो आज 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 यही इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी और भी आपसे लगातार चर्चा करनी है हमको। तो आज इसको यहीं तक सीमित रखते हैं, फिर आगे और बात लगातार, क्योंकि आप बिहार में ही हैं, वो करते ही रहेंगे। दर्शकों से भी अनुरोध है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग धीरेन जी लगातार करेंगे, और अपनी चैनल पे भी करेंगे और यहाँ जयपुर डायलॉग्स में भी करेंगे। तो आज तो हम यहीं पर चर्चा समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।